बेटा आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं कॉस्ट का। लास्ट वाली क्लास में हमने लेक्चर 1 करा था जहां पर हमने कॉस्ट का मीनिंग समझा था, कॉस्ट के फॉर्मूले समझे थे और फिर हमने कॉस्ट के ग्राफ समझे थे और उसके रिलेशनशिप समझे थे। अब मैं आपको आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के कुछ बैक एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिसेस कराऊंगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बताया जाएगा इस लेक्चर के अंदर। तो फिलहाल मैं आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 1 को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। उसमें जो फॉर्मूले बताए गए थे आपको, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, एवरेज बनाने के लिए टी हटाकर डिवाइडेड कर ए हटाकर टी लगा दो और क्यू से डिवाइड कर दो तो आपको पर यूनिट यानी कि एवरेज कॉस्ट पता चल जाएगी। फिर आपको मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एडिशनल कॉस्ट के बारे में बताया गया था, उसके फॉर्मूले वगैरह बहुत अच्छे से आपको पूरे 1 घंटे के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया गया। आप एक बार उसको हल्का सा रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद आप अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोल लीजिए, उसके पीछे के दिए गए क्वेश्चन मैं करवाता हूं कुछ क्वेश्चन, फिर कुछ आप भी प्रैक्टिस करिएगा और कुछ आप स्कैनर जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आप उसमें से देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। जो इंस्टीट्यूट ने आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर बोला जाए सर हम तो लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं कॉस्ट का और लेक्चर नंबर 1 के फॉर्मूले को यूज करना आज हम सीख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में, ठीक। लास्ट वाली क्लास में हमने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करी थी, सारे फॉर्मूले समझे थे, ग्राफ समझे थे। आज मैं हल्के फुल्के न्यूमेरिकल की आपको पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैं यहां पर लिख रहा हूं बोर्ड पर और उसकी प्रैक्टिस, उसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है जी। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है आप, चलिए देखिए गाइस, ये आपका एक क्वेश्चन है बुक का, ठीक है, जो आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है आप खोल सकते हैं। मैंने इसलिए बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, पेज नंबर 3.49 पे क्वेश्चन नंबर 40 है ये, ठीक है। कल के फॉर्मूले यूज करके, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाऊं आपको, ठीक, तो मैं आपको करवा देता हूं। उसके बाद आप कहीं सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप कर सकते हैं खुद से, कुछ भी नहीं है, कल वाले फॉर्मूलों को अप्लाई करना। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं गिवन, ठीक है, थोड़ा सा धीरे प्रैक्टिस करते हैं, माना कि पेपर एमसीक्यू है लेकिन आंसर सही आना चाहिए, चाहे आप 1 मिनट के अंदर निकालिए उसको जल्दी जल्दी से। उसने बोला है एक फर्म जो है 7 यूनिट बना रही है, अच्छा सर मतलब उसका आउटपुट बन रहा है 7, अच्छा जी। उस टाइम पे जो कंपनी है वो एवरेज टोटल कॉस्ट यानी कि बेटा एसी बेयर कर रही है, कितना एसी बेयर कर रही है, 150 रुपए क्लियरली बोला गया है, ठीक है सर। कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट है, हैज टू पे 350 रुपीज टू इट्स फिक्स्ड फैक्टर पे लगा रही है खर्चा, जो मैं कल पढ़ा चुका हूं फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं। जब कुछ प्रोडक्शन हो या ना हो, लॉकडाउन लगा हुआ इंस्टीट्यूट फिर भी 150 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट पे आउट कर रही है, ठीक है जी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया आपका 150, ओ सॉरी 350, ओके सर ये इंफॉर्मेशन हमने नोट करी जो हमें गिवन है, ओके। अब हमें निकालने को क्या बोला है उसने, हाउ मच ऑफ द टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप वेरिएबल कॉस्ट। इस लाइन का मतलब ये है, बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ये जो एसी है इसके अंदर ए वी सी कितना है, हमें ये निकालना है, ठीक है बेटा। इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में परेशान देखा है, सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही। वो ये कह रहा है कि कितना होगा एसी के अंदर एबीसी का कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि एबीसी की फिगर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिएगा बोर्ड को, बहुत ध्यान से बेटा। एसी का फॉर्मूला क्या होता है सर, टीसी अपॉन क्यू होता है, ठीक है जी। एसी का फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन क्यू। तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे करूं, AC इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, एसी का वैल्यू 150 है, टीसी का वैल्यू नहीं है और क्यू का वैल्यू 7 है। ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, 1050 आ जाएगा हमारा टीसी का वैल्यू, ठीक है सर। टीसी आ गया सर 1050, ठीक है सर, यहां तक हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब बेटा टीसी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है, टीएफसी प्लस टीवीसी, है ना। टीसी का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा रखा है टीएफसी प्लस टीवीसी। टीसी का वैल्यू कितना है सर 1050, टीएफसी का वैल्यू कितना है सर 350 प्लस
टीवीसी कितना हो जाएगा सर, ये तो हम बचपन से कर रहे हैं, ये इधर प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1050 में से 350 माइनस कर देंगे तो टीवीसी का वैल्यू आ जाएगा सर। तो टीवीसी कितना आ रहा है बेटा, टीवीसी आ रहा है आपका यहां पर 700 रुपए। ओके सर, टीवीसी 700 आ गया। हमें क्या निकालना है, एवीसी। बेटा एवीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवीसी अपॉन क्यू। ठीक है जी, टीवीसी कितना आया हुआ है सर 700। बेटा क्यू कितना है, ये रहा 7 यूनिट। बेटा डिवाइड होके क्या आएगा 100। आप ऑप्शन देख सकते हैं, अपने मॉड्यूल को सामने खुला हुआ रखिए, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 100 आंसर इसका। तो आपने देखा कल के क्वेश्चन थे, बड़ा मजा आता है यार इन क्वेश्चनों को करते हुए। जब हम पढ़ते थे हम करते थे बड़ा मजा आता था, एक बार ट्रिक पकड़ में आ जाए, अरे आजा बेटा कौन सी कॉस्ट निकालनी है सारी निकाल देंगे, आराम आराम से मजा आना शुरू हो जाता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 40 करके आपको दिखाया है। अब हम 41 भी करेंगे, 42 भी इसी प्रकार का, ये तीनों क्वेश्चन हम यही करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए अब हम 41 पे चलते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एक बार चाहे फॉर्मूले को दोबारा से रिकॉल कर लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल भली भांति क्लियर हो जाए। और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए 41 पे चलते हैं फटाक से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 41 पर हम आ चुके हैं। आपके इंस्टीट्यूट का पेज नंबर 3.49, ध्यान से आप बुक खोल के सामने भी रख सकते हैं। चलिए इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं बहुत ही आराम आराम से। सर सबसे पहले हमें बोला गया है एक फर्म का वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1000 रुपए है। देखिए यहां पर एवरेज वर्ड यूज नहीं हुआ है, अब अवेयर रहिए बेटा, एवरेज वर्ड यूज नहीं हुआ है तो इन शॉर्ट वो सीधे सीधे आपको क्या देने की कोशिश कर रहा है, टीवीसी देने की कोशिश कर रहा है, जो कि 1000 रुपए है कंपनी का। कितने पीसेस बना रहा है उस टाइम, सर आउटपुट बन रहे हैं 5। कुछ भी मैं नहीं बोल रहा, आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बोल रहा है। सर जी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 400 दिखा रहा है। हाँ जी, देखिए यहां पर भी उसने एवरेज वर्ड यूज नहीं करा, तो आप अपने आप से कुछ भी कंसीडर ना करें। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया हमारा 400। ठीक, व्हाट विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट। बेटा एसी मांग रहा है आपसे, और एसी मांग रहा है, क्लियर बोला है एवरेज टोटल कॉस्ट एसी, और एसी निकलता है टीसी अपॉन क्यू। एसी कैसे निकलता है, टीसी अपॉन क्यू। सर लेकिन टीसी कहां है, तो बेटा टीसी नहीं सिखाया गया तेरे को निकालना, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, सिंपल। अरे सर ये तो बहुत इजी है, यस 1400 आ गया, टीएफसी की वैल्यू 400 है और टीवीसी की वैल्यू 1000 है, दोनों को मर्ज कर दिया हमने तो हमारे पास फिगर आ गई 1400 रुपए। ठीक है जी, अब एसी निकलता है टीसी अपॉन क्यू। सर टीसी तो हमारा 1400 आ गया, तो मैंने कब का नहीं आया, डिवाइडेड बाय क्यू कितना है हमारे पास आउटपुट 5, कर दे बेटा डिवाइड, आ गया 280 आंसर, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है आपका 280 की फिगर का, तो आप तुरंत टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट हो गया है। अरे सर ये तो बहुत इजी है, बेटा इजी ही होता है, अगर आप लॉजिक पे चलेंगे चीजें बहुत इजी होती हैं, और फाउंडेशन 90 प्लस से पास हुआ जा सकता है अगर आप बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दें इकोनॉमिक्स के। बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत ही मजे लेके पढ़ें, ताकि आपको इंटरेस्ट जनरेट हो कि यार मैं तो रियल में कॉस्ट निकालना सीख चुका हूं अब तो। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, बहुत मजा आएगा, वो भी इजी सा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अरे सर छोड़ दीजिए हम खुद कर लेंगे, लेकिन नहीं, अभी मेरा फर्ज है प्रैक्टिस बनवाना, इसलिए बनवाया जाएगा। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, एक फर्म का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। देखो अब यहां पर वर्ड मेंशन करा है उसने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि AFC दिया गया है आपको 20 रुपए। हाँ सर अब आ रहा है समझ में, यस पहले वाले क्वेश्चनों में नहीं बोल रहा था एवरेज, तो हमें यहां पर लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना दिया हुआ है फिगर 20 रुपए, तो मैंने फिल कर दिया। कितने यूनिट को बनाने पर आ रहा है, ये 6 यूनिट को बनाने पर आ रहा है, यानी कि कंपनी का आउटपुट कितना है मेरे भाई, 6 पीसीस है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी एट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट। AFC पूछ रहा है आपसे इस व्हाट, जब बंदे का क्यू यानी कि क्वांटिटी यानी कि आउटपुट कितना हो, 4 हो। अच्छा सर ये कैसे होगा, कुछ नहीं है मेरे भाई, देख तू देख अच्छे से देख बेटा, AFC का फॉर्मूला होता है TFC अपॉन क्यू। हाँ सर ये तो मैंने सुना है,
तो AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन Q। ठीक है जी, AFC की वैल्यू 20, TFC की वैल्यू नहीं है हमारे पास। बेटा Q की वैल्यू कितनी शो हो रही है सर 6 यानी कि 6। सर ये यहां आके इनटू हो जाता है, 120 आ गया TFC। ओके, और TFC अगर 6th यूनिट में 120 है तो 4th यूनिट में भी कितनी होगी सर 120। 0 पे कितनी होगी सर 120। सर 2 यूनिट पे अरे यार TFC रिमेनिंग कांस्टेंट रहता है, बताया है कोई भी यूनिट हो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेनिंग कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेट लाइन बनवाई थी, ग्राफ बनवाया था, स्ट्रेट लाइन जाता है, ये रिमेनिंग हमेशा कांस्टेंट रहता है मेरे भाई। तो TFC 120 है। अब वो पूछ रहा है AFC निकालने का तरीका, TFC अपॉन Q होता है। ठीक है, अब सुनिए जरा, AFC इज इक्वल टू TFC हो गया 120 एंड Q कितना बोल रहा था लो भाई 4। कर ले भाई डिवाइड, 4 से इसको डिवाइड करेगा 30 आएगा। ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है बुक के अंदर 30। ओहो सर बिल्कुल सही है, जबरदस्त, मजा आ गया। चलिए अब यहां पर मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस करवाई हैं। ठीक है, आपको स्कैनर देने की जिम्मेदारी मेरी होती है, हमेशा से मैं दूंगा, क्योंकि बुक में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, आपको भर भर के क्वेश्चन भेजने के राइट्स मेरे पास है, मैं भेजूंगा, वो उसकी टेंशन मत लीजिए। इतने क्वेश्चन भेजूंगा आप थक जाएंगे करते करते। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे, हमें कॉस्ट का मतलब पता है, बिजनेस के अंदर पाए जाने वाली कुछ डिफरेंट प्रकार की कॉस्ट के बारे में। ठीक है, बिजनेस के अंदर पाए जाने वाली कुछ डिफरेंट प्रकार की कॉस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, 6-7 टाइप की कॉस्ट है, बिल्कुल थ्योरी है, प्योर थ्योरी क्वेश्चंस है। ठीक है, आराम से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल रियल सिखाऊंगा और आपको एग्जाम में टिक कर लेना है और अपने मार्क्स ले लेने हैं, बात खत्म करेंगे। ठीक, तो चलिए थ्योरी पोर्शन पे चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट पे। ये देखिए अपना पोर्शन, देखिए बेटा कुछ डिफरेंट टाइप्स की हम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है जी, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। और पहला टाइप लिखा है मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट को ट्रेसेबल कॉस्ट भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट को नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। सर नहीं आ रहा समझ में, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से। छोड़ दीजिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, स्किप। अब पहले सुनिए, फिर आपको एक एक लाइन जो भी मैं 2 मिनट में सुनाऊंगा वो इसके अंदर मिलने वाली है। डायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट, जिसको आप ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, सिंपल एग्जांपल करते हैं, बहुत सिंपल। जहां पर अभी ये क्लास चल रही है, जहां मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, ठीक है, इस फ्लोर के ऊपर 4 रूम है, ध्यान से सुनिएगा। इस फ्लोर के ऊपर 4 रूम है, 2 रूम में सीए की क्लासेस चलती हैं, एक रूम में सीएमए की क्लासेस चलती हैं फाउंडेशन की, और एक रूम में इंटर की क्लासेस चलती हैं कॉमन फ्लोर के अंदर। 4 रूम में, अलग अलग रूम्स के अंदर। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा पहले, मैंने क्या बोला कि इस फ्लोर के ऊपर 4 रूम है और एक में सीए फाउंडेशन, 2 रूम में सीए फाउंडेशन, एक में सीएमए फाउंडेशन और एक में इंटर की क्लासेस चलती है। अब हुआ क्या, सोचिए हुआ क्या, एक एक टीचर का जो खर्चा बना, जो इंस्टीट्यूट कैलकुलेट करेगा तो उसे पता चल जाएगा ये सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स के टीचर की ये सैलरी बनी है, इसने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, इंटर वाले ने इतने पढ़ाए हैं, सीएमए फाउंडेशन वाले ने इतने पढ़ाए हैं। सारे टीचर की अलग अलग कॉस्ट वो निकाल सकता है, राइट, क्योंकि पता है कि इतना बच्चा सीए फाउंडेशन में बैठा हुआ था तो उसकी इतनी वेजेस बनेगी, इतना खर्चा लग गया, उसको इंस्टीट्यूट वो बना लेगा लिस्ट, सबका अलग अलग हो जाएगा। तो इट इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट, क्योंकि यहां पर आप अलग अलग प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट कर पा रहे हो कि फाउंडेशन के लिए इस टीचर को इतना पैसा देना है और इंटर के लिए इस टीचर को इतना पैसा देना है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट काउंट हो रहा है, आराम से ट्रेस कर पा रहा है कि इंटर में इतना बच्चा बैठा हुआ है, फाउंडेशन में इतना। ठीक है, तो सर फिर नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट क्या होगी, ये तो हमें समझ में आ रहा है, चलो ट्रेस हो रहा है आसानी से। अब इस फ्लोर का बिजली का बिल आता है महीने का 20,000 रुपए। ठीक है जी, इस फ्लोर का बिजली का बिल आता है महीने का 20,000 रुपए। बेटा अब मुझे यह नहीं पता चल पाता कि सीए फाउंडेशन वाला बच्चा कितना बिल खा गया, मतलब कितनी बिजली खा के गया यहां से, इंटर वाली क्लास ने कितनी बिजली कंज्यूम करी, और सीएमए फाउंडेशन वालों ने कितनी करी, सीए फाउंडेशन वालों ने, ये नहीं पता चल रहा। नो वे, सिर्फ एक कॉमन बिल आ रहा है 20,000 रुपए इस फ्लोर का और मैं पे कर रहा हूं। मैं क्लासिफाई नहीं कर पा रहा कि साला सीए फाउंडेशन वाले ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, इंटर वाले ज्यादा कर रहे हैं, या फिर सीएमए फाउंडेशन वाले ज्यादा कर रहे हैं। तो यहां पर एक कॉमन पे आउट कर रहा हूं, इसीलिए ये ट्रेस नहीं हो पा रहा, एक अलग अलग बंदे का कॉस्ट नहीं निकल पा रहा, फाउंडेशन वाले का नहीं निकल पा रहा, इंटर वाले का नहीं निकल पा रहा। इट इज अ कॉमन कॉस्ट, समझ में आई बात, इट इज अ कॉमन कॉस्ट। तो इसीलिए इसका नाम कॉमन कॉस्ट भी पड़ता है, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है,
इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्टली हम दे रहे हैं। नॉन ट्रेसेबल, अगर आप में से कोई मुझसे बोले सर सिर्फ इतना बताइए जरा इंटर वाले बच्चे की कितनी बिजली का खर्चा बना, अरे इंपॉसिबल है भाई, वो कॉमन बिल आया मेरे पास 20,000 रुपए, नहीं पता लगा सकता। सर अगर आप मेरे से बोले सर ये बताना है इंटर वाले टीचर का क्या वेजेस बना, वो बता सकता हूं मैं, क्योंकि उसने 20 बच्चे पढ़ाए, ये खर्चा बना उसका। ये बिजली का नहीं बता सकता भाई। सर समझ में आ रहा है? डायरेक्ट कॉस्ट जब हम प्रोडक्ट का अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रेस हो सकता है उस प्रोडक्ट का। इनडायरेक्ट, नॉन ट्रेसेबल, एंड हम इसको कॉमन कॉस्ट भी बोलते हैं, एमसीक्यू है। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो मैंने हमेशा कोशिश करी है पूरे सिलेबस में, मैं आपको इसी इंस्टीट्यूट में जहां बैठे हो, जहां के लेक्चर्स पढ़ रहे हो, वहीं के एग्जांपल से पूरी बुक खत्म करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। सर आगे बताइए, थोड़ा सा समझ, अब आगे और बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे, हर चीज के 2 एग्जांपल लेंगे ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। चलिए, हम यहां पर इस फ्लोर के ऊपर मान लीजिए आप और हम ही हैं, ठीक है बेटा। हम यहां पर शूज भी बनाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट है, शूज बनाते हैं तभी तो खर्चा आएगा। शूज भी बनाते हैं एंड पर्स भी बनाते हैं, बैग यानी कि, ठीक है। शूज भी बनाते हैं, पर्स भी बनाते हैं। अब हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास लेदर आई, लेदर से बनाते हैं शूज भी एंड बैग्स भी, शूज भी एंड बैग्स भी। हमारे पास लेदर आई तो मैं अलग अलग कॉस्ट निकाल सकता हूं ना, कि भैया इतना लेदर शूज पे लगा, इतना लेदर बैग पे लगा, सिंपल डायरेक्ट कॉस्ट, बात खत्म, ट्रेस कर सकता हूं। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। लेकिन फिर वही वाला कंसेप्ट है मेरे भाई, फिर वही वाला कंसेप्ट है। इस फ्लोर का रेंट जा रहा है कॉमन 2 लाख रुपए। अब मुझे नहीं पता लग रहा ना कि शूज के लिए कितना रेंट लग रहा है और उसके लिए नहीं। ऐसे ही इस फ्लोर का रेंट, बिजली का बिल आ रहा है 20,000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि पर्स के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है और शूज के ऊपर कितनी लग रही है। वो एक कॉमन फिगर आ रही है, तो वो नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट होता है। सर आ चुका है समझ में। अभी हमने ऐसे हमारे सिलेबस में 6 से 7 टाइप के कॉस्ट हैं। फर्स्ट को समझा है, इजी वाले को समझा है, बेहतर तरीके से समझा है, और अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ने पर। अ डायरेक्ट ट्रेसेबल कॉस्ट इज वन, ठीक है जी, विच कैन बी आइडेंटिफाई इजिली। कर रहे हो यार, लेदर का निकाल पा रहे हो, पर्स में कितना लेदर, उसमें कितना लेदर, सीए फाउंडेशन के लिए कितना लगा, टीचर का खर्चा, इंटर के लिए कितना लगा, आराम से आप इस यूनिट के बारे में पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बात को खत्म करते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत सुना दिया मैंने यार आपको। इन द प्रोडक्शन ऑफ शूज द कॉस्ट ऑफ लेदर इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। पर्स में कितना लगा, जूतों में कितना लगा लेदर, आराम से पता लग सकता है, ठीक है। अब आ जाइए इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर इसको नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। फिर आता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर आता है कॉमन कॉस्ट। ये एक कॉमन फिगर आती है। आर दोस कॉस्ट आर नॉट ट्रेसेबल। आप इसको ट्रेस नहीं कर सकते। फ्लोर का कॉमन बिजली का बिल आता है, सीए वाला कितना बिजली खा रहा है नहीं पता चल पा रहा, इंटर वाला कितना खा रहा है नहीं पता चल पा रहा, बैग पे कितनी बिजली लग रही है नहीं पता चल पा रहा, और शूज पे कितनी लग रही है नहीं पता चल पा रहा। टू प्लांट डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशन एज वेल एज दोज आर नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट होता है। टू इंडिविजुअल द फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी पावर, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर सच common cost which are incurred for general operation of business benefits all products jointly आ रहा है benefit are called indirect cost। सर पहला हमें समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। कॉस्ट के टाइप नंबर 2 पे चल रहे हैं बेटा, ये चलिए बेटा टाइप नंबर 2 देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत इजी है, नाम से पकड़ो। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, हिस्ट्री जो होती है वो पास्ट की होती है। मान लीजिए, बहुत सिंपल एग्जांपल पे बातें करूंगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल पे। मैंने ये इंस्टीट्यूट 2008 में खोला, ठीक है। 2008 में मैंने 2 लाख रुपए के यहां पर एसेट्स लगवाए थे, एसी लगवाए, फैन लगवाए, सब लगाए, ठीक है। अब देखो 2023 चल रहा है, आप बहुत समझदार लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं, और अकाउंट्स तो आपकी बेहतरीन होगी, मेरे मुकाबले तो बहुत अच्छी अकाउंट्स होगी आपकी।
तो बेटा क्या हुआ कि 2008 में मैंने 2 लाख रुपए लगाए और एसी लगवाया, ये फैन लगवाए, XYZ ये सब एसेट्स लगवाई इस इंस्टीट्यूट के अंदर। अब 2023 चल रहा है, 15 साल बीत चुके हैं, 16 साल बीत चुके हैं अप्रॉक्सली। अब क्या हुआ कि एसेट्स डैमेज होती है, समय के साथ साथ डेप्रिशिएट होती है, कुछ होती है, ठीक है। अब बेटा क्या हुआ कि मैंने जैसे अभी कोविड में ही हुआ था 2020 में, मैंने बहुत सारे पुराने एसीज निकालकर कबाड़ी को बेच दिए, स्क्रैप में बेच दिए। अब जब फिर नया ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई, दोबारा से रूम में एसी की रिक्वायरमेंट आई, बैचेस चालू हुए, तो मैं नए एसी खरीद के लाया। तो पुराने एसी हटवाए, नए लगवाए, इट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और जो पास्ट में लगवाया था, मैंने एसेट्स लगवाया था अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपने याद करो, मैंने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको एक बात समझा रखी है कि हमने एक इंडस्ट्री स्टार्ट करी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है पेन की, ठीक है जी, क्योंकि अभी भी आपके हाथ में पेन होता है और एग्जामिनेशन में भी आपके हाथ में पेन होता है। तो अब बेटा क्या हुआ, बहुत सिंपल बात करें, आपने जब अपने ऑर्गेनाइजेशन को खोला था, कंपनी को खोला था, तो आपने 2 लाख रुपए की एसेट लगवाई थी और अब 15 साल बीत चुके हैं, वो हिस्टोरिकल है, पास्ट में लगाया था, पास्ट वर्ड को ध्यान में रखिए। और अब आप रिप्लेस करवा रहे हैं, नई एसेट्स ला रहे हैं, पुरानी हटवा रहे हैं, जो भी है रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। अच्छा, एक वर्ड और आएगा इसके अंदर बेटा, मैंने पता 10,000 रुपए में 4 एसी बेचे थे कोविड में, सच्चाई बता रहा हूं, 10,000 रुपए में 4 एसी बेचे थे कोविड के टाइम पे, और एक एसी लगवाया नया मैंने अभी 2023 में 50,000 रुपए का। समझो क्या कितना बड़ा फर्क आया। तो इनस्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस होता है, मतलब प्राइसेस में बहुत चेंजेस दिखता है आपको पास्ट वाली में और रिप्लेस वाली में। ऑब्वियस बात है यार, पास्ट में कुछ और जमाना था और अब कुछ और जमाना है, तो प्राइसेस में एक बहुत बड़ा इनस्टेबिलिटी और डिफर दिखाई देता है। Historical cost are those costs on purchase of assets in past, ठीक है, लाइक 10 साल पहले या 2 साल पहले। Replacement cost refers to the expenditure to be made for replacing ओल्ड एसेट्स, पुरानी एसेट्स हटवाकर नई एसेट्स लगवा रहा हूं, ठीक है जी। अब आता है इनस्टेबिलिटी इन एसेट्स प्राइसेस। यस, पहले क्या 10,000 में एसी लगवाया था 2008 में, 50,000 का लग रहा है। मेक द टू कॉस्ट, इन दोनों कॉस्टों के बीच में बहुत ही ज्यादा क्या पाया जाता है मेरे भाई, डिफर, यानी कि डिफरेंस। यस सर, बहुत बेसिक था, आराम से समझ में आ गया। कॉस्ट टाइप नंबर 2। चलिए अब कॉस्ट के तीसरे टाइप पर चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, टाइप नंबर 3। चलिए बेटा, नेक्स्ट आ गया है हमारे पास आपकी स्क्रीन के ऊपर, अब ध्यान से देखिएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट दिख रहा है जी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। सर क्या है मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट? आपको ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी पता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को ही यहां पर इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोला जा रहा है। सर मार्जिनल मतलब तो एडिशनल होता है। यस, मार्जिनल मतलब एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल कॉस्ट मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन थ्योरी फॉर्म, ठीक है जी। जब बिजनेस के अंदर, कल ये बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है, जब कोई एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, एडिशनल कॉस्ट है। और इसी को आज की क्लास में हम क्या बोल रहे हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। समझ में आ रही है बात, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अच्छा सर, आपने अपने इंस्टीट्यूट में 4 नए टीचर्स रखे, एक एडिशनल खर्चा हो गया, तो बेटा वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया, बात खत्म हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट समझाने के लिए कुछ है नहीं बेटा इसके अंदर, ध्यान रखना। इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, इट्स एडिशनल कॉस्ट। सर आगे बढ़ो, हमें इसका फॉर्मूला भी पता है, TCN माइनस TCN माइनस 1, आपने कल पढ़ाया था अच्छे से, और एक और पढ़ाया था TVCN माइनस TVCN माइनस 1। अरे सर एक और पढ़ाया था हमने डेल्टा लगवाकर फॉर्मूला, जब आउटपुट के बीच में गैप होता है, बहुत बार डिस्कस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेफर्स टू दी टोटल एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल वस्ट पे फोकस रहता है जब भी हम मार्जिनल पढ़ते हैं। व्हेन बिजनेस डिसीजंस आर टेकन लाइक टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन, 4 नए टीचर पकड़े, एक्स्ट्रा काम करवाया, और इवन आज भी एक्स्ट्रा काम मैं कर रहा हूं, तो उसके लिए जो एडिशनल खर्चा हो रहा है, उस एडिशनल खर्चे को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। हायर मोर वर्कर, एक्स्ट्रा खर्चा होगा लाइक दिस, तो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बारे में,
ठीक है सर जी, संक कॉस्ट ये क्या है? बेटा सुनो, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो संक का मतलब कई बच्चे बता देते हैं फेस टू फेस में, ध्यान से सुनिएगा, डूब जाना। ठीक है, संक का मतलब होता है डूब जाना, तो ये वो खर्चा होता है जो डूब जाता है। ठीक है, मतलब सर समझा नहीं। देखो, बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसे मनी स्पेंड होते हैं जिन्हें हम कॉस्ट बोलते हैं, जो कभी भी रिकवर नहीं होते हैं। ठीक है, जो कभी भी रिकवर नहीं होते हैं। और ये कुछ ऐसे बहुत ही इनरेलेवेंट डिसीजंस की वजह से हमारे कुछ ऐसे बिजनेस के अंदर खर्चे हो जाते हैं जो डूब जाते हैं, जो कभी वापस रिकवरी में नहीं आते। ठीक, जैसे इसके अंदर जो एग्जांपल रखा गया है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने अपने इंस्टीट्यूट की भर भर के ऐड करवाई, लेकिन फिर भी मेरा सेल्स वॉल्यूम नहीं बढ़ा। ठीक है, मैंने अपने इंस्टीट्यूट की मान लीजिए भर भर कर एडवर्टीजमेंट करवाई, लेकिन फिर भी मेरा सेल्स वॉल्यूम नहीं बढ़ा। तो एडवर्टीजमेंट का पैसा जो एक बार गया तो गया, रिकवरी का कोई चांस नहीं है, तो संक कॉस्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, गारंटी नहीं है कि सेल्स बढ़ेगा भाई, तो गारंटी नहीं है, गया गया। R&D, मैंने बहुत बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोला, रिजल्ट आया 0। अरे भाई क्यों बर्बाद कर दिया पैसा? अब हो गया, बर्बाद हो गया, जो भी हो गया, लेकिन डूब गया, आप ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, रेफर्स टू द कॉस्ट, संक कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट विच हैज बीन ऑलरेडी incurred in past, मैंने खर्चा करा, can't be recovered, ऐड हो गया, R&D हो गया, जो लगाया। Sunk costs are irrelevant for decision making as it can't be recovered, कुछ बेकार की चीजें हो गई, बेकार के डिसीजंस हो गए, खर्चे हो गए। Sunk costs do not vary with the change in business activity, ये कभी भी वेरी नहीं करता, क्योंकि लग गया पैसा, लग गया, एडवर्टीजमेंट हो गई, अब मैं CA की क्लासेस चलाऊं ना चलाऊं, वो तो हो गई भाई, पैसा डूब चुका है वो। ठीक है, लाइक समथिंग, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट, जो हम एड पे खर्चा करते हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेशल इक्विपमेंट्स लगवाए, पैसा गया गया, वापसी का कोई चांस नहीं है। तो सीधा सीधा इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट जो डूब जाता है। एग्जांपल जरूर ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट, R&D एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स। ठीक है जी, चलिए 3 टाइप की कॉस्ट मैंने आपको पढ़ा दी है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और उसके बाद हिस्टोरिकल रिप्लेसमेंट, और उसका इंक्रीमेंटल और संक। चलिए 4 टाइप्स पे हम चलने की कोशिश करते हैं बेटा अच्छे से। चलिए जी बेटा, नेक्स्ट टाइप आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। ठीक है जी, क्या दिख रहा है आपको? प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। सर थोड़ा थोड़ा तो हम नाम से पकड़ पा रहे हैं, बिल्कुल बेटा। देखो पहले प्राइवेट कॉस्ट को समझते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, यहाँ पर जो भी खर्चा होता है, लाइट का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, लेबर के खर्चे हो गए, रॉ मटेरियल के खर्चे हो गए, बिल्डिंग का किराया हो गया, मशीनरी का, इक्विपमेंट का किराया हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गए। क्या मैं ये सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, समाज सेवा के लिए कर रहा हूं? अरे नहीं सर, ये तो आप अपने बिजनेस मॉडल को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल, ये है प्राइवेट कॉस्ट। और सिंपल बता दूं, आपके फादर साहब का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चल रहा है, वो नया फर्नीचर लगवा रहे हैं, लाइट्स का बिल भर रहे हैं, नए लेबर हायर कर रहे हैं, नए इक्विपमेंट्स ला रहे हैं, तो अपनी लाइफ को बढ़िया करने के लिए कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़िया करने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो खर्चे होते हैं बेसिकली, ये क्या होते हैं बेटा? प्राइवेट कॉस्ट। पहले समझना, यहां पे 2 चीजें और आएंगी, और बहुत ध्यान से समझना। 1 मिनट के लिए भी आपकी नजरें जो है स्क्रीन से हटनी नहीं चाहिए, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी। और यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं यार एग्जाम में, आपका 100% सही हो जाता है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट का कहीं से भी वो 2 क्वेश्चन बनाता है। सुनिए, प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच आर इनकर्ड और प्रोवाइडेड फॉर बाय फर्म, जो फर्म लगाती है। हम फर्म ही तो है, हम भी बेटा। आपके फादर का रेस्टोरेंट है, वो भी तो फर्म है, वो जो खर्चा लगा रहे हैं। दीज मे बी आइदर एक्सप्लिसिट, ओहो सर ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट हमने छोटी क्लासेस में सुना तो है, लेकिन आप भी एक बार क्लियर कर दीजिए। मैं सिंपल भाषा में आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत ही सिंपल भाषा में। बेटा जी, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है, implicit started with the I am, implicit I am, जो ओनर की खुद की कॉस्ट होती है। सर नहीं आया समझ में? बेटा बहुत सिंपल करते हैं। मैंने मान लीजिए ये इंस्टीट्यूट खोला, या आपके फादर साहब ने वो रेस्टोरेंट खोला। अब उन्हें इनपुट लगाने थे, मुझे यहां पर बच्चों के बैठने के लिए कुछ चेयर्स की रिक्वायरमेंट थी। मैंने ना मार्केट से चेयर नहीं खरीदी,
मैंने अपने पापा को फोन करा, पापा घर में ऊपर बहुत सारी एक्स्ट्रा चेयरें पड़ी हैं जो हमने एक टाइम पे फंक्शन के लिए खरीदी थी, अब वो घर में यूज नहीं हो रही हैं, पापा यहाँ भिजवा दो। पापा ने वो चेयर यहाँ भिजवा दी। ये मेरा खुद का इनपुट है या नहीं है? तो ये है इम्प्लीसिट कॉस्ट। अच्छा, आपने अपने फादर साहब को बोला कि पापा रेस्टोरेंट में बिलिंग के लिए क्यों लड़का रख रहे हो, पापा बाहर का हर महीने 20,000 रुपए सैलरी ले जाएगा, छोटे भाई को बुलाओ, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, बैठेगा यहां पर। आपने उसको बैठा दिया। अब ये जो सैलरी है जो बनेगी लेबर की, आप ही के घर में रहेगी, आपका खुद का इनपुट लग गया, आपका खुद का लड़का बैठ गया वहां पर। इम्प्लीसिट कॉस्ट मतलब वो फैक्टर जो ओनर खुद लगाता है उसे हम इम्प्लीसिट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सर एक बार और समझा दीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बेटा बहुत अच्छे से दूर करते हैं। बेटा सुनो, आपने ना वो रेस्टोरेंट जो खोला है मेरी प्रॉपर्टी पे खोला है, हर महीने आके रेंट लूंगा तुमसे टाइम टू टाइम, तो तुम बाहर वाले को पे आउट कर रहे हो, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट जब बाहर वाले को पे करते हैं। और मान लो आपने वो रेस्टोरेंट अपनी ही जमीन पे खोला है, आप ही की जमीनें हैं, वो आप ही की प्रॉपर्टी है, तो आपको किसी को रेंट नहीं देना, वो रेंट आप अपने पास ही रखेंगे, तो ये आपका खुद का फैक्टर है, ये इम्प्लीसिट हुआ। ठीक है, अरे बिलिंग के लिए आपने ना मुझे रख लिया काम पे, भैया मैं देखो आपका रिश्तेदार नहीं हूं, तो आपसे हर महीने सैलरी लूंगा, ये हो गया बाहर वाला सैलरी ले जा रहा है, एक्सप्लिसिट। तो अब आपको समझ में आ रहा है इम्प्लीसिट जो हमारे खुद के इनपुट होते हैं, और एक्सप्लिसिट जब हम बाहर वाले को, आउटसाइडर को पे आउट करते हैं, तो ये एक्सप्लिसिट हो जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट में दोनों ही है, अभी इंस्टीट्यूट चल रहा है यहां पर दोनों है भाई। देखो सिंपल है, कुछ चीजें हमने अपनी घर की मंगवा रखी है, जैसे फर्नीचर घर से मंगवाए, पंखे घर से मंगवाए, एसी घर का मंगवा लिया, तो ये इम्प्लीसिट हो गया। लाइट का बिल बाहर वाले को देते हैं, बाहर के टीचर्स आते हैं उनको सैलरी आउटसाइडर को देते हैं, ये बाहर को जा रहा है, ये एक्सप्लिसिट हो गया। ठीक है जी, सिंस दे फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों जुड़ के टोटल कॉस्ट बनता है, जो फिगर बनती है एक बिजनेस डिसीजन के अंदर। सिंपल करते हैं, देयरफॉर प्राइवेट कॉस्ट आर इंटरनलाइज्ड कॉस्ट, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। सिंपल, हम अपने अंदर, ये पूरा बिल्डिंग है उसके अंदर हम अपने बिजनेस मॉडल पे लगा रहे हैं इंटरनलाइज्ड कॉस्ट। सर जी सोशल कॉस्ट थोड़ा थोड़ा नाम से पकड़ में आ रहा है, बेटा बिल्कुल आ रहा है यार। सोशल कॉस्ट मतलब जो सोसाइटी के लिए है। अरे मेरे भाई सोशल कॉस्ट मतलब जो सोसाइटी के लिए है, तो ये हो गया हमारा सोशल कॉस्ट। तो इसमें रिवर आ सकता है, रोड्स आ सकती है, ब्रिजेस आ सकते हैं, और हम जैसे लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके धुआं निकाल रहे हैं, सोसाइटी में नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, ये भी सोशल कॉस्ट का एक पार्ट बन सकता है। देखिए सोशल कॉस्ट रेफर्स, ध्यान से देखिएगा, टोटल कॉस्ट टू दी सोसाइटी। सोसाइटी वर्ड पे आपको चिपक के फोकस करना है। ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है जी, ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटीज। सोशल कॉस्ट जो होती है इंक्लूड बोथ प्राइवेट एंड द एक्सटर्नल कॉस्ट। हम जो ये चला रहे हैं सोसाइटी के अंदर ही चला रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट को, आप रेस्टोरेंट को सोसाइटी के अंदर ही चला रहे हैं, तो प्राइवेट कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, और एक्सटर्नल मतलब ये बाहर का है। अब बाहर रोड खराब हो रही है यार, मैं क्या करूं यार, यहाँ पे दीवार खराब होगी, मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, तो समझना थोड़ा सा, एक सोशल जो है सोसाइटी के लिए है, बाहर के लिए है। इसके अंदर जो आता है, फॉर द फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इंक्लूड्स रिसोर्सेज फॉर विच द फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे। हमें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती। देखो मेरा सामान, मेरे जो बच्चे आते हैं इंस्टीट्यूट में, वो रोड से ही तो आते हैं। क्या मैं रोड में बनवा रहा हूं? अरे नहीं भाई, रोड से आ रहे हैं, वो सोशल कॉस्ट है, लेकिन रोड मैं नहीं बनवा रहा, ब्राइट विजन को पे नहीं करना रोड के लिए। ठीक है जी, और सिंपल कर दूं, और सिंपल, आपके रेस्टोरेंट में जो बंदा आ रहा है वो रोड से आ रहा है, स्ट्रीट लाइट यूज करता हुआ आ रहा है, लेकिन आप पे नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, आपकी चेयर में बैठ रहा है, मेरे इंस्टीट्यूट में आके बच्चा बैठ रहा है, जब मेरी बिजली यूज कर रहा है तो उसके लिए मैं पे कर रहा हूं। ठीक, क्योंकि वो प्राइवेट कॉस्ट है जब मेरी बिजली यूज करेगा। रिक्वायर्ड नॉट टू पे एटमोस्फेयर, रिवर्स, लेक, रोड्स, साला मैं क्यों पे करूंगा यार, है ना। आ रहा है बच्चा, यहाँ बैठेगा, यहाँ की बिजली मैं पे कर रहा हूँ, स्ट्रीट लाइट वो फ्री में ले रहा है। पॉल्यूशन भी देते हैं भाई हम लोग, ये भी सोशल कॉस्ट का एग्जांपल है। तो प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट का ये, और एक्सटर्नल इम्प्लीसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, चलिए जी 5वें टाइप पे चलते हैं। 4 टाइप्स हमने निपटा दी। चलिए बेटा नेक्स्ट टाइप बहुत इजी है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल।
इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट बढ़ने और घटने से कभी परिवर्तित नहीं होती है, कभी चेंज नहीं होता है, उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। सर ये तो हमने कल पढ़ा था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के टाइम पर। बेटा ये वही है, आपके मॉड्यूल में दिया है तो मैं नहीं स्किप करवा सकता, इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि थ्योरी में भी दिया गया है। तो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट में चेंज होने से कभी भी चेंज नहीं होती। लॉकडाउन लगा हुआ था हमारे इंस्टीट्यूट में, बच्चा एक भी नहीं आता था, ऑफलाइन में 0 बच्चा आता था, लेकिन फिर भी हम रेंट पूरा पे करते थे। ठीक है, लैंड मशीनरी बिल्डिंग का खर्चा हम पे आउट कर रहे थे क्योंकि आउटपुट जीरो होने पर भी फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल होती है। फिर बच्चे आने लगे, बढ़ने लगे, घटने लगे, डजंट मैटर, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी उतनी ही जानी है जो हम कल भी सुन चुके हैं इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके सर ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट बेटा नाम से पकड़ में आ रहा है, वेरिएबल, ये वेरी होता रहता है आउटपुट के चेंज होने से। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि बेटा जब हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था, हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कम हो गए थे, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम हो गई थी, तो वो है वेरिएबल कॉस्ट। अब ऑफलाइन क्लासेस बढ़ गई हैं, बच्चे आने लग गए हैं बिल्डिंग के अंदर, तो रॉ मटेरियल के खर्चे भी बढ़ गए, ज़्यादा देर क्लासेस चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बिल भी हम ज़्यादा पे आउट करते हैं, तो ये है बेटा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आउटपुट में चेंज होने से कभी भी चेंज नहीं होती, तो एक बार पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट विच आर नॉट चेंज्ड विद द चेंज इन आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लॉकडाउन था फिर भी खर्चा वैसा ही था, मशीनरी का खर्चा वैसा ही था, रेंट हम पूरा पे कर रहे थे, डजंट मैटर, उसे मतलब नहीं है बच्चा आया जाए। पूरा प्रॉपर्टी टैक्स पे आउट हुआ है, अब यहां पर प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है वो देना ही है हमें, चाहे बच्चा आए चाहे ना आए। इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक को हम इंटरेस्ट दे ही जा रहे हैं क्योंकि भाई कोई मतलब नहीं है उसे आपका क्या चल रहा है। मशीनरी पे, एसी पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो लग रहा है, चाहे एक बच्चा बैठे इस रूम के अंदर या 100 बच्चा बैठे या 200 बच्चा, मशीन जो डेप्रिशिएट हो रही है वो कॉन्स्टेंटली होती रहेगी। तो ये सब हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट पे आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट विच आर चेंज्ड, ये परिवर्तित होती रहती है, वेरिएबल कॉस्ट है विद द चेंज इन आउटपुट, यानी कि प्रोडक्शन के साथ साथ। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, ओ यस, रॉ मटेरियल का खर्चा चेंज होता रहेगा, ज्यादा बच्चे आएंगे ज्यादा रॉ मटेरियल, कम आएंगे कम। ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ज्यादा बच्चे ज्यादा बिल, कम बच्चे कम बिल। सर ये तो कल से पढ़ा हुआ था यार, ठीक है बेटा, लेकिन था इसमें इसलिए पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो टाइप की कॉस्टें और बची हुई है हमारी, तो वो देखते हैं नंबर 6 को। चलिए बेटा, नेक्स्ट टाइप आपकी स्क्रीन के ऊपर है आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी, बहुत ध्यान से देखिएगा स्क्रीन को, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज बताने की वो कोशिश कर रहा है। आउटले मतलब यार सिंपल है, बस इन्होंने टाइप्स बना रखे हैं आपको परेशान करने के लिए कि आप सीखते चले जाइए, कहानी एक बार में खत्म हो चुकी है। आउटले कॉस्ट वो होती है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम करते हैं बिजनेस के अंदर। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो आउटले कॉस्ट है, तो ऐसे तो जो हम एक्चुअल में पैसा पे आउट करते हैं वो तो हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, बाहर वाले को सैलरी दी, रेंट दिया, तो मैंने कब कहा नहीं होता। आउटले कॉस्ट एक्चुअल पेमेंट जो हो रही है, और तुम सब अकाउंट्स पढ़ते हो, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, तो डेबिट क्रेडिट करते हो, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर को आप बुक्स में भी रिकॉर्ड करते हो। अकाउंट्स जितनी भी बनाते हो, एक्चुअल में जो आपके प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है, इनकम हो रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो एक्चुअल में आप कर रहे हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखते आप अकाउंट्स की बुक में, तो उसको आउटले कॉस्ट बोलते हैं। एंड आउटले कॉस्ट रिकॉर्ड इन दी अकाउंटिंग बुक्स एंड एमसीक्यू है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑल्सो रिकॉर्ड ऑन दी अकाउंटिंग बुक, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं। तो आउटले कॉस्ट ध्यान दीजिएगा, इन्वॉल्व, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल आउटले मतलब खर्चा, ऑफ फंड्स ऑन वेजेस, यार अपने को भी मिलता है वेजेस, रेंट, ETC। आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं एट सम टाइम आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बुक में ये रिकॉर्ड होता है, अकाउंट्स की बुक में ये रिकॉर्ड होता है। सर परफेक्ट, ठीक है, कुछ भी नहीं था एक्चुअली समझने के लिए इसमें। सर ये है काम की चीज, ओहो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर हमने पहले सुना है, मुझे पता है आपने छोटी क्लासेस में इसको थोड़ा सा सुना हुआ है, मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूं। द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स, द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव
native uses of the resource called opportunity cost. सर ये तो डेफिनेशन हो गई बेटा, तरीके से भी समझेंगे आम बंदे की तरह. इट इज ऑल्सो नोन एन फॉरगॉन कॉस्ट, और ये अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं होती. सुनो, पता है यार, सच्चाई बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से. आज इस क्लास के चक्कर में, ध्यान से सुनना, इस क्लास के चक्कर में मेरा कल मन बन रहा था रात को कहीं मूवी देखने जाने का, क्योंकि पूरे वीक पढ़ा पढ़ाकर फ्रस्ट्रेट हो गया था. फिर ध्यान आया यार सुबह मॉर्निंग में क्लास है यार, अब रात को मूवी गया तो फिर सुबह लेट आऊंगा, उठ नहीं पाऊंगा, क्लास की एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, बॉडी टायर्ड होगी, XYZ. बेटा सुन ध्यान से अब तू जरा, इस क्लास के चक्कर में मैंने क्या सैक्रिफाइस करा? मूवी. आप भी अपनी लाइफ में बहुत चीजें सैक्रिफाइस करते हो किसी ना किसी चीज के चक्कर में, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब ऐसा ही बिजनेस के अंदर होता है. तो मैं बेस्ट ऑप्शन चूज करता हूं. मेरे को मूवी का बेस्ट ऑप्शन आज ये क्लास लगेगी, इसको मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट दी, मैं इसके लिए आया, तो मैंने मूवी को सैक्रिफाइस करा. तो सैक्रिफाइस वर्ड यूज करना है. सेकंड ऑप्शन मेरे को बेस्ट ऑप्शन क्या लगा? मूवी का बेस्ट ऑप्शन मेरे को एक क्लास लगी, मैंने मूवी साइड हटा दी. तो बिजनेस के अंदर कैसे होता है? मान लेते हैं मैंने सोचा मेरी कंपनी दो चीजें बनाती है, जो एग्जांपल लिखा हुआ है पहले समझिए बहुत अच्छे से. मेरी कंपनी दो चीजें बनाती है, कार भी बनाती है, स्कूटर भी बनाती है, कार भी बनाती है, स्कूटर भी बनाती है. आज मैंने डिसीजन लिया बेटा पहले कार बनाएंगे आज एक. अगर मैं आज एक कार बनाता हूं तो उसके चक्कर में मेरे क्या छोड़ना पड़ा? मेरे को 10 स्कूटर नहीं बन पाए. तो एक कार की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या निकली? 10 स्कूटर. और इस क्लास की क्या निकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सर आपकी मूवी. यस. तो सैक्रिफाइस वाले पॉइंट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. और आप यार समझदार हैं, ये सब चीजें अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं होती कि क्या सैक्रिफाइस करा. सर की क्लास की कॉस्ट के बदले में सर ने मूवी को सैक्रिफाइस करा, इसे ना डेबिट कर पाओगे ना क्रेडिट कर पाओगे यार, तो छोड़ देते हैं, ये अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं होती. तो ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन. द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स, दूसरा ऑप्शन कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसी को क्या भी बोलते हैं? फॉरगॉन कॉस्ट. क्वेश्चन बनता है, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ये अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कार इस प्रोडक्शन ऑफ 10 स्कूटर को हमने सैक्रिफाइस करा. तो एक कार की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या निकली? 10 स्कूटर्स. ठीक है जी, ये आपका आउटले कॉस्ट हो गया और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया. अब हमारा लास्ट टाइप बचा हुआ है अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट. वो दिखाकर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे और इसके क्वेश्चंस वगैरह आपको मैं भेजूंगा, आप ट्राई करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. और लास्ट, चलिए बेटा लास्ट रह गया है हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट. ध्यान से देखिएगा स्क्रीन को. अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? बेटा बहुत सिंपल कर ले पहले तो, बहुत ही सिंपल कर. अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसे हम अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोल कर आए हैं. जो हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हैं अपने बिजनेस मॉडल के अंदर उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. बोला था या नहीं बोला था कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलेंगे, बात खत्म. आप यहाँ इंस्टीट्यूट में इन लोगों ने मेरे को हायर करा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मुझे हायर करा हुआ है. हर महीने मैं एक आउटसाइडर हूं, मुझे पे करते हैं. तो मैं कौन हुआ? सर आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुए. और मैं ही कौन हुआ? ये खर्चा इस इंस्टीट्यूट की बुक्स में, अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड होता है, इसलिए अकाउंटिंग कॉस्ट. अरे सर ये तो बहुत सिंपल है यार. बेटा चीजें सिंपल ही हैं, इन्होंने बस बना रखा है. ठीक है, तो ध्यान से सुनना अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में. दीज आर दोज कैश पेमेंट्स मुझे दी जाती है विच फर्म्स मेक टू आउटसाइडर. मैं इस इंस्टीट्यूट का आउटसाइडर टीचर हूं, पे करते हैं ये हर महीने और फिर उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. फॉर परचेसिंग और हायरिंग द सर्विसेज, मुझे हायर करा हुआ है इको के लिए यहां पर. फॉर ऑफ वेरियस प्रोडक्टिव फैक्टर्स विच डू नॉट बिलोंग द एंटरप्रेन्योर. ये मैं एंटरप्रेन्योर का खुद का फैक्टर नहीं हूं. जैसे अगर खुद का होता उसका फैक्टर टेबल चेयर या उसका खुद का भाई पढ़ाता तो वह इंप्लीसिट हो जाता, क्योंकि वो फैमिली में ही पैसा रहता तो इंप्लीसिट होता, लेकिन मैं आउटसाइडर हूं. ठीक है. द अकाउंटिंग कॉस्ट आर इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुरल. ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्चुरल पेमेंट. कॉन्ट्रैक्ट करा है उन्होंने मेरे से. टू द फैक्टर सप्लाई, कॉस्ट ऑफ पावर, ये इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, फ्यूल, ये सब बाहर वाले को हम पे आउट करते हैं. These costs are recorded in the firms की अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड होता है क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. दोबारा से लिखा है मैंने नीचे लाइन में, all these money expense are known as explicit cost और accounting cost. सर बिल्कुल सिंपल है यार.
चल भाई देख, अब नीचे देखो इकोनॉमिक, देखो बेटा इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, बहुत सिंपल है। हमने ये पेन की बनाने की इंडस्ट्री स्टार्ट करी, तो जब मैं इस पेन की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मैं बेटा कैसे करूंगा, देखो इकोनॉमिक कॉस्ट में जब मैं ये पेन की कॉस्ट पता लगाऊंगा तो कितना पैसा मेरा लगा है, बाहर वाले को कितना पे करा। इस पेन को बनाने में मैंने लेबरों को दिए 500 रुपए। अरे जो मेरे खुद के इनपुट लगे हैं वो क्या फ्री के हैं क्या, मैं मालिक हूं तो क्या हुआ, मेरे भी तो है इनपुट। तो इंप्लीसिट कॉस्ट था जो ओनर के खुद के फैक्टर थे 200 रुपए। और दुनिया का हर मनुष्य जब कभी किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट बनाता है तो पहले ही उस कॉस्ट के अंदर 100 रुपए कुछ अपना नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ लेता है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कॉस्ट बताते हुए हम थोड़ा सा एडिशनल पैसा उसमें जोड़कर चलते हैं जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा टोटल कॉस्ट, ध्यान देना क्वेश्चन बनता है। तो टोटल कॉस्ट यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, ये तीन इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मतलब किसी धंधे का प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे बताया जाता है, एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट प्लस कुछ पैसा अपना जोड़ दिया प्रॉफिट का। तो अब बताता हूं 20 रुपए का पेन बना है जबकि बना 18 का, 2 रुपए पहले जोड़ दिया मैंने, समथिंग लाइक दिस। अब इस इक्वेशन को मूव करा के आपको छोटा सा एक नंबर का न्यूमेरिकल देता है जो हम क्वेश्चन वगैरह बुक्स में हमें मिल जाते हैं। तो इकोनॉमिक कॉस्ट टेक अ ब्रॉडर व्यू ऑफ द कॉस्ट, कंसेप्ट का एक बड़ा कंसेप्ट है। इकोनॉमिक्स कॉस्ट रेफर्स टू व्हाट मे बी कॉल्ड फुल कॉस्ट, फुल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट। और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, इंप्लिसिट कॉस्ट ओनर की खुद की होती है, बता चुका हूं 3 बार, ये अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, ध्यान रहेगा। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में जब आगे बढ़ेंगे तो नई चीजें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।